हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आपके यूनिट सेकंड का आज जो टॉपिक रहेगा वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के या क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। क्या रहेगा? मौलिक अभिग्रहित, जिनको बोलते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी तक अपन ने एडमिशन ऑपरेटर वगैरह काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अवस्था फलन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, आइगेन फंक्शन आइगेन मान के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी तरंग फलन को कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनेक फलनों के रूप में। ये अभी तक क्या था, ये अपन ने माना ही तो था। ये चीज़ अपन ने क्या बोली थी कि ऐसा होता है। तो ये कहलाते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे आएंगे अपने 7 पोस्टुलेट्स आएंगे। कितने आएंगे? 7 मौलिक अभिग्रहित आएंगे। 7 मौलिक अभिग्रहित आएंगे कि कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो 7 मौलिक अभिग्रहित कौन से हैं? जो पहला जो है वो है कि यदि कोई कण, क्या है, यदि कोई कण किसी गतिकीय, सपोज करना कोई कण क्या कर रहा है, विभव क्षेत्र VRT में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। VRT में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस कण के स्थिति R और समय T पर जो जिस गतिकीय चर की अपन अवस्था निकालना चाहते हैं, क्या, जैसे गतिकीय चर में बताता हूँ आपको, स्थिति है, बता चुका हूँ, स्थिति है, ऊर्जा है, संवेग है, कोणीय संवेग है, ये जितने भी गतिकीय चर है वो क्या है, उस कण से रिलेटेड है। तो विभव क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है और उस कण के गतिकीय चर की जो अवस्था है वो R और T पर अपने को ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इससे रिलेटेड एक अवस्था फलन को डिफाइन किया जाता है। किससे रिलेटेड? इस कण के गति के चर से रिलेटेड या इस कण से रिलेटेड एक अपन अवस्था फलन डिफाइन करते हैं जिसका वैल्यू होता है, आप जिसको डिफाइन करते हैं साई RT से। तो एक अवस्था फलन द्वारा किसी कण के गतिकीय चरों की अवस्थाओं को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे जो साई RT है वो क्या होता है, एकमानी होता है। अपन देख चुके हैं एकमानी कैसे होगा कि एक जगह पर साई का मान एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 हुए तो प्रायिकता का मान भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोला था ना मैंने कि प्रायिकता कैसे डिफाइन करते हैं, प्रायिकता डिफाइन करते हैं अपन P = mod ऑफ साई RT का होल स्क्वायर। तो अवस्था फलन को जो साई का जो मोड का होल स्क्वायर है, मापांक का जो स्क्वायर है, वो प्रायिकता द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, आपकी प्रायिकता। तो साई RT क्या होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, क्योंकि साई अगर एक मानी होगा तो प्रायिकता का मान भी क्या होगा, स्थिति R और समय T पर 1। अगर 2 हो जाएगा तो प्रायिकता का मान 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। बात कर चुके अपन इस बारे में, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, परिमित ना होकर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसके बारे में अपन नेक्स्ट यूनिट में और चर्चा करेंगे कि साई का जो एक्चुअल वैल्यू है अपन कैसे कैसे इसको ले रहे हैं। इसको ग्राफ से अपन समझाने में थोड़ी कोशिश करेंगे, है ना। तो परिमित कैसे बोला मैंने कि अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, साई का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रायिकता का मान भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 1 तक। ये क्या होता है, सम्मिश्र भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते कि ये सम्मिश्र ही होगा, लेकिन बोल सकते हैं कि ये क्या है, सम्मिश्र होगा। चौथा क्या था कि ये वर्ग समाकलनीय होगा। ये क्या होगा, वर्ग समाकलनीय होगा।
वर्ग समाकलनीय का मतलब क्या है कि अपन किसी कण की स्थिति पर प्रायिकता का मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मान या किसी भी अगर क्वांटिटी का गति के चर से रिलेटेड वैल्यू का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो अपने को क्या करना होगा, उसका समाकलन करना होगा और किसका, उसके वर्ग का। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, अवस्था फलन साई आर टी द्वारा, जहां स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता कैसे डिफाइन होती है, P इक्वल टू मॉड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला पोस्टुलेट था कि आप सीधा सीधा याद रख लो कि किसी कण के गति के चर का से रिलेटेड जो अवस्था है वो अवस्था फलन साई आर टी द्वारा डिफाइन की जाती है, जहाँ साई आर टी की ये विशेषताएं हैं तथा साई आर टी एक ऐसा फलन है जिसके मापांक का जो स्क्वायर होगा उस कण के स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ठीक है, सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या होगी, सपोज करना आपके पास एक भौतिक निकाय है, आपके पास क्या है, एक भौतिक निकाय है। भौतिक निकाय की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। क्या है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो सपोज कर लिया कि कुछ अवस्था तो ऐसी है जिनके संगत तरंग फलन का मान कितना है, साई 1। कुछ अवस्थाएं, और कुछ अवस्थाएं ऐसी है जिनका कितना है, तरंग फलन साई आर 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साई 1 समझ रहे हो ना, जैसे मैंने बोला था अवस्था को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, साई आर टी द्वारा। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है साई 1 आर टी, स्थिति आर और समय टी पर जितनी भी अवस्थाएं आ रही है, 1 2 5 10 जितनी भी है, सपोज करना इसमें 100 है, कितनी है, 100। तो सपोज करना कुछ अवस्था है साई 1 कितने के अगर वो मान ली 60 के, कि 60 अवस्थाएं ऐसी है, 60 स्टेट्स ऐसी है जिनके संगत जो तरंग फलन है वो साई है, यानी कि एक समान तरंग जो अवस्थाएं वो समान है। लेकिन हाइजेनबर्ग ये नहीं बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो वो बात की बात है। और बाकी की जो 40 अवस्थाएं हैं उनके संगत तरंग फलन का मान कितना है, साई 2 के बराबर। तो ये आपका साई 1 है, ये आपका साई 2 है। तो जब मैं इनका साई 1 और साई 2 का रेखीय संयोजन या अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा लिखता हूं, कैसे, साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। तो जब साई 1 और साई 2 को रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जाता है, साई 1 और साई 2 को रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जाता है, तो जो परिणामी फलन है, जो प्राप्त फलन है, साई 1 और साई 2 के रेखीय संयोजन से जो प्राप्त फलन है, तरंग फलन है, वो भी क्या होगा, इस भौतिक निकाय की अवस्थाओं के संगत एक तरंग फलन या अवस्था फलन का मान होगा। ये साई कैसा होगा, ये वाला जो साई है इन 60 अवस्थाओं को भी डिफाइन करेगा और इन 40 अवस्थाओं को भी डिफाइन करेगा। लेकिन जो साई 1 है केवल 60 अवस्थाओं को करेगा, 60 स्टेट्स को करेगा, 60 अवस्थाओं को, और जो साई 2 है केवल किसको करेगा, 40 को। इसको बोलते हैं अपन अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे C1 C2 क्या है, यहाँ पे C1 C2 उस स्टेट की क्या बताते हैं, प्रायिकता के बारे में बताते हैं। जो अपनी छठी प्रॉपर्टी होगी, जो अपनी छठी प्रॉपर्टी होगी उसमें अपन ये डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आपके समझ में आई, क्या बोला है कि एक साई 1 है, एक साई 2 है, तो साई 1 और साई 2 के रूप में अपन साई को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये आपकी 2 प्रॉपर्टी हो चुकी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक गतिकीय चर के संगत, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं वैसे तो, प्रत्येक गतिकीय चर के संगत, और गतिकीय चर कौन कौन से होते हैं अपने, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी गतिकीय चर अपन यूज करेंगे, लाइक पोजीशन, लाइक
momentum, like energy, like angular momentum, angular displacement, and x डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन। तो ये क्या होंगे आपके गति के चर, या इनको बोलते हैं अपन डायनेमिकल वेरिएबल, डायनेमिकल वेरिएबल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक डायनेमिकल वेरिएबल के संगत क्या होता है, एक रेखीय संकारक होता है। क्या होता है, एक रेखीय संकारक होता है। रेखीय संकारक यानी लीनियर ऑपरेटर, और लीनियर ऑपरेटर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, ए कैप साई 1 प्लस बी कैप साई, या ऐसे इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप साई, ऐसे भी लिख सकते हो ए कैप साई 1 प्लस साई 2 इक्वल टू ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है उसकी, ये आपकी रेखीय संकारक की प्रॉपर्टी है। एक ये होता है ए कैप ए साई इक्वल टू ए कैप साई, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक गति के चर के संगत क्या होता है, एक रेखीय संकारक होता है, और इसी रेखीय संकारक को अपन क्या बोलते हैं, हर्मिशियन संकारक। क्या बोलते हैं अपन, हर्मिशियन संकारक, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। और अपन जानते हैं हर्मिटी ऑपरेटर या हर्मिशियन ऑपरेटर के संगत जो आइगेन वैल्यू रहती है हमेशा क्या रहती है, रियल रहती है, वास्तविक रहती है। तो लाइक हर्मिशियन संकारक क्या है आपका, एक्स कैप हो गया, पी एक्स कैप हो गया, ई कैप हो गया। अगर मैं 3 की केवल बात करता हूँ, एक होता है आपका एल कैप जिसको एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स, ये होगा माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ई कैप होगा आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, और एल का वैल्यू अपन एक्स वाई और जेड में अलग अलग लिखेंगे, जैसे पी एक्स लिखा है पी वाई भी होगा और पी जेड भी इसका वैल्यू होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है ये वाली कि रेखीय संकारक होगा और उससे रिलेटेड अपन देख सकते हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है आइगेन फलन की परिभाषा या आइगेन वैल्यू इक्वेशन। क्या है, आइगेन वैल्यू इक्वेशन। तो सपोज करना आपके पास कोई आपका डायनेमिकल वेरिएबल है, गतिकीय चर है, डायनेमिकल वेरिएबल गतिकीय चर है ए, इसके संगत एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू है ए कैप, और एक आपका वेव फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन या तरंग फलन क्या है, साई। तो आइगेन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मान समीकरण या आइगेन मान समीकरण क्या होती है कि किसी गतिकीय चर के संगत जो ऑपरेटर है ए कैप, उसको यदि मैं साई पर आरोपित करता हूँ तो मेरे को सेम फलन मिलता है साई विद एन आइगेन वैल्यू स्मॉल ए, जहाँ स्मॉल ए क्या है आपकी आइगेन वैल्यू है, और जो साई है वो क्या है आपका आइगेन फंक्शन है। तो स्मॉल ए क्या है आपकी आइगेन वैल्यू है, और साई क्या है आपका आइगेन फंक्शन है, जहां ए कैप कुछ भी हो सकता है, ए कैप कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, पी एक्स कैप हो सकता है, ई कैप हो सकता है। तो मैंने जब आइगेन वैल्यू या आइगेन वैल्यू समीकरण जब पढ़ा रहा था आइगेन फलन, तो मैंने बोला था कि मेरे को किसी गतिकीय चर का वैल्यू ज्ञात करना है, उस कण की मेरे को स्थिति, ऊर्जा, संवेग आदि ज्ञात करने हैं। तो क्या करूँगा, मुझको उससे रिलेटेड एक तो ऑपरेटर पता होना चाहिए, ठीक है, आधी बात यहाँ ख़त्म। और एक उससे रिलेटेड अगर मेरे को तरंग फलन का मान पता है, साई का मान पता है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको उस पर आरोपित कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए क्या डिफाइन करेगा, इस गतिकीय चर
इस गति के चर के वैल्यूज को ज्ञात करेगा कि स्थिति r और समय t पर, एक्चुअली अपन बोलते कैसे हैं कि स्थिति r और समय t पर तरंग फलन साई है, वो सब मान बताता है आपको, सभी वैल्यूज बताता है स्थिति के बारे में, संवेग के बारे में, वगैरह वगैरह के बारे में, संपूर्ण व्यवहार के बारे में। कैसे बताता है कि उससे रिलेटेड ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर दो, जो अपने जिससे भी रिलेटेड अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, आइगन वैल्यू मिल जाएगी। और ये आइगन वैल्यू बताएगा आपको कि उस ए का मान कितना है, वैल्यू कितना है किसी स्थिति r और समय t पर। स्थिति r और समय t पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझको स्थिति r और समय t पर साई का मान भी होगा। एक स्थिति r आपकी r1 है, टाइम कितना है t1। एक स्थिति है r इक्वल टू r2, टाइम कितना है t इक्वल टू t2। तो इससे रिलेटेड साई फंक्शन क्या होगा, साई r1 t1, और इससे रिलेटेड साई r2 t2। तो इससे रिलेटेड तो वैल्यूज अलग आएंगी, इससे रिलेटेड अलग आएंगी वैल्यूज, यही तो है। तो स्थिति r1 समय t1 पर हो जाएगा, स्थिति r2 समय t2 पर हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा पोस्टुलेट्स है, कौन सा अभिग्रहित है, चौथा अभिग्रहित है कि किसी गतिकीय चर के संगत यदि ऑपरेटर पता है कैप, तो उसको किसी आइगन फलन साई पर आरोपित करने पर जो आइगन वैल्यू मिलता है वो आइगन वैल्यू क्या होता है, उस ऑपरेटर या गति के चर के बारे में आपको बताता है। क्लियर, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, देखो अभी तक जो भी पढ़ा है अपन ने उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, उससे अलग तो मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी तक जो भी पढ़ा है ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। क्या होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, बताइए। मैंने आपको बताया था कि भौतिक निकाय का एक समूह है आपके पास, ठीक है, भौतिक निकाय का एक समूह है। तो भौतिक निकाय के एक समूह से रिलेटेड मैं वैल्यूज ज्ञात करना चाहता हूं। भौतिक निकाय के रिलेटेड क्या है, एक आपका समूह है, उसके संगत मैं किसी गतिकीय चर a की वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं। तो जब मैं इस भौतिक निकाय के समूह की, जब किसी गतिकीय चर a की या भौतिक निकाय समूह की गतिकीय चर a की जब वैल्यू ज्ञात करूंगा, तो मेरे को कौन से मान प्राप्त होंगे, मेरे को औसत मान प्राप्त होंगे उस गतिकीय चर से रिलेटेड, या इसको बोलते हैं अपन प्रत्याशा मान। औसत मान या प्रत्याशा मान प्राप्त होंगे, कब होंगे, जब आपके पास एक भौतिक निकाय का समूह होगा। एक भौतिक निकाय ना होकर भौतिक निकाय का समूह होगा, और उस पर जब मैं ऑपरेटर ए या गतिकीय चर ए का वैल्यू ज्ञात करूंगा, तो मेरे को कौन से वैल्यूज मिलेंगे, इस भौतिक निकाय के समूह के क्या मिलेंगे, या गतिकीय चर के औसत मान या प्रत्याशा मान आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे ज्ञात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ए इक्वल टू गतिकीय चर ए मान लिया, इसके संगत ऑपरेटर क्या है, ए कैप, भौतिक निकाय के समूह है, एक समान है, एक अवस्था वाले हैं, इसके संगत तरंग फलन मान लिया साई आर टी। तो इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, औसत मान है, वो कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई आर टी ए कैप साई आर टी डी वी डिवाइडेड बाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी के बराबर। और यदि जो साई है वो नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, परिसामान्यीकृत फलन है, तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक। साई स्टार क्या है आपका, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सम्मिश्र सहयुग्मी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। 5 हो गई। छठी प्रॉपर्टी क्या होगी, छठी प्रॉपर्टी होगी सेम है, अध्यारोपण का सिद्धांत ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके पास एक तरंग फलन है साई, एक तरंग फलन है साई। उस तरंग फलन साई को भौतिक निकाय है, उसके संगत काफी सारी अवस्थाएं हैं,
तो एक तरंग फलन है साई उस भौतिक निकाय से रिलेटेड, तो उस भौतिक निकाय का जो अवस्था फलन साई है उसको अनेक अवस्थाओं के तरंग फलन साई 1, साई 2, साई 3 के रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। वहां पे क्या बोला मैंने, उल्टा बोला था। साई 1, साई 2 को साई के रूप में डिफाइन करेंगे तो साई भी आपका अवस्था फलन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जस्ट अपोजिट बोल रहा हूँ। अगर साई है तो साई को भी साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5 जितने भी निकाय है, जितने भी समूह ले रहे हैं, उनके रेखीय संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात सपोज करना कितने हैं, साई n है, कितने निकाय है, कितने निकायों का समूह है, n का, तो तरंग फलन मान लिया मैंने साई n, साई 1, साई 2, साई 3, साई 1 और कहाँ तक, साई n तक। तो जो साई होगा वो साई होगा समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 या 0 से इनफाइनाइट, कितना भी हो सकता है, और क्या होगा, Cn साई n के बराबर। साई इक्वल टू समीशन ऑफ Cn साई n, ये होगा। अब इसको आप ओपन करके देख लीजिए, क्या मिलेगा आपको, साई इक्वल टू C1 साई 1 या C0 साई 0, C0 साई 0 प्लस C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 प्लस सो ऑन। तो देखिए ऐसे डिफाइन कर लो या ऐसे डिफाइन कर लो, बात एक ही है। और यहाँ पे जो Cn होगा, Cn विल बी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, या इसको डिफाइन मत करो, क्या होगा, साई स्टार साई n स्टार साई dV के बराबर। जो Cn का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, साई n स्टार साई dV के बराबर। तो यहाँ देखना साई और साई n, यदि n इक्वल टू कितना हो, 1 हो, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, पहली अवस्था जो है इस अवस्था के संगत प्रायिकता का मान, कि कितनी वेटेज है इसका, ये एक्चुअली बताता है वेटेज को, अगर समझ पा रहे हो तो। C0 बताता है कि तरंग फलन के या कण के साई 0 स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता, C1 बताता है साई 1 स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता, C2 बताता है साई 2 स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता, और डिफाइन करते हैं अगर साई n स्टेट में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, मॉड ऑफ Cn का स्क्वायर। ये क्या बताएगा, n स्टेट में कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो अगर मैं इस Cn स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूं तो Cn आपका ये होगा, यहाँ का आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका Cn स्क्वायर आ जाएगा। और क्या बता सकते हो आप, किसी भी n स्टेट में कण के पाए जाने की प्रायिकता, यानी आपको साई पता है, अल्टीमेट जो तरंग फलन पता है, और किसी एक स्टेट का तरंग फलन पता है, तो Cn कैसे करोगे आप, सपोज करना साई 1 स्टार साई dV, Cn आ जाएगा, उसका क्या कर दो आप, सॉरी C1 आ जाएगा, उसका C1 का स्क्वायर कर दो, मोड का क्या आ जाएगा, उस कण के साई 1 स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता। क्लियर है। जो लास्ट पोस्टुलेट्स है वो आप सभी पढ़ चुके हो। जो लास्ट पोस्टुलेट्स है वो खुद श्रोडिंगर समीकरण है। श्रोडिंगर समीकरण क्या बताती है कि आप किसी भी कण का t समय बाद मान ज्ञात कर सकते हो। अगर मेरे को स्थिति समय t इक्वल टू 0 पर मान पता है किसी कण का तरंग फलन का, तो मैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से, किसकी सहायता से, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से मैं उस कण से रिलेटेड जो तरंग फलन है उसका मान ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे, आयोटा h कट डेल साई आर टी ओवर डेल टी इक्वल टू एच साई आर टी के बराबर। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको साई आर टी का मान मिल जाएगा। या आप साई आर टी को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, साई आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये मैं आपको डिफाइन करवा चुका हूँ पहले से। तो जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो क्या बता रही है कि आपको t इक्वल टू 0 पर तरंग फलन का मान पता है, तो आप किसी समय t बाद
क्या कर सकते हो, उस तरंग फलन का मान ज्ञात कर सकते हो, यानी उस कण के गति के चरों के बारे में आप बता सकते हो। तो ये आपके 7 पोस्टुलेट्स है जिनके बारे में आज अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे क्रम विनिमय संबंध के बारे में कि ऑपरेटर्स का क्रम विनिमय संबंध क्या होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।